आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन की क्रिया क्या होती है? तो नर युग्मक क्या होता है? किसको बोलते हैं नर युग्मक? तो स्पर्म को बोलते हैं, है ना, स्पर्म को बोलते हैं। और मादा युग्मक किसको बोलते हैं? ओवा को बोलते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन से, ठीक है, दोनों का पहले क्या होगा? संयुग्मन होगा, संयुग्मन। ठीक, तो स्पर्म और ओवा के संयुग्मन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज। इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो स्पर्म और ओवा के मिलने से या संयुग्मन से किसका निर्माण होता है? जाइगोट। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। ये तो क्या होता है? नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवा के मिलने से जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया, है ना, मतलब जाइगोट बनता है। तो इसी प्रक्रिया को ही बोला जाता है निषेचन। अब हम देखेंगे कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। निषेचन कितने प्रकार से होता है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होता है। तो हम लोगों ने क्या बनाया था? फॉलोपियन ट्यूब बनाया था, है ना। तो ऐसे करके 2 ट्यूब बने थे दोनों ओर, इस प्रकार से संरचना थी, ऐसे करके। तो ये वाला यहाँ पर सीलिया था, तो ये वाला जो ट्यूब होता है, तो यहीं पर ओवा क्या होती है? यहाँ पर अंडाशय होता है, तो यहाँ से ओवा जाकर यहाँ पर रुकती है और इधर से स्पर्म आके यहीं पर फर्टिलाइजेशन करता है करके मैंने बताया था। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब में होता है। तो निषेचन 2 प्रकार से होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि वह निषेचन की क्रिया जो शरीर से बाहर होती है, और आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर। तो कौन कौन से जीवों में बाह्य निषेचन होता है और कौन कौन से जीवों में आंतरिक निषेचन होता है? ठीक है, तो बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं स्पर्म और ओवा शरीर के बाहर मिलते हैं, और आंतरिक निषेचन में जो दोनों युग्मक होते हैं वो शरीर के भीतर मिलते हैं। तो कौन से जीवों में युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं? तो जो बाह्य निषेचन होता है वो अधिकांशतः पानी में पाया जाता है। तो पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंतर्गत किसको लिया गया है? मेढक को लिया गया है ना। तो ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो पानी में ही पूर्ण हो सकती है। तो एम्फीबिया में बाह्य निषेचन होता है, और किस में होता है? फिशेस में होती है ना। मछलियों में भी होता है, मछलियों में भी बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये क्या करते हैं? अपने एग को पानी में छोड़ देते हैं, है ना। स्पर्म और ओवा को पानी में छोड़ देते हैं, और वह पानी में, है ना, दोनों आपस में मिलते हैं और बाहर में ही निषेचन की क्रिया होती है। और आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि शरीर के बाहर युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें कौन से जीव आते हैं? तो विकसित जीवों को रखा गया है इसमें, है ना। विकसित जीवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अविकसित जीव कौन से होते हैं? तो मैमल्स होते हैं, है ना, जो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, मनुष्य, जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे गाय, भैंस, शेर, भालू, है ना, इन सब में कौन सा निषेचन पाया जाता है? तो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन मेढकों में और मछलियों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि निषेचन की प्रोसेस कितने चरणों में होती है। तो ये हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है उसी को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? ओवा है ना, और ये है स्पर्म। तो
क्या करते हैं, स्पर्म चल कर कहाँ आते हैं, ओवा के पास आते हैं। तो इस डायग्राम में वो क्या हो गए, ओवा के पास आ गए। और ये कौन सा मेम्ब्रेन होता है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, जिसको भेद कर, है ना, स्पर्म क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है और दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जैसे ही वेटेलाइन मेम्ब्रेन को अंदर भेद के आता है, उसके बाद जो इनका पूंछ होता है ना, वो बाहर ही छूट जाते हैं। उसके बाद ये स्पर्म के केंद्रक हो गए और ये ओवा का केंद्रक हो गया। फिर इन दोनों केंद्रकों का यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़न होता है। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, फ्यूज़न की क्रिया हो रही है। और दोनों के केंद्रक आपस में मिलकर फिर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये किसका डायग्राम है, फर्टिलाइजेशन का, है ना। इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आगे का प्रोसेस है स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, कि जो निषेचन की क्रिया होती है उसके कितने चरण होते हैं। तो 2 चरणों में निषेचन की क्रिया होती है। तो पहला चरण है एक्टिवेशन ऑफ एग, है ना, मतलब एग क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। उसके बाद एम्फीमिक्सिस होता है। तो हम पहले चरण को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या होता है। तो जब एग सक्रिय होता है तो 2 प्रकार से फिर क्रिया होती है। तो स्पर्म का एग की ओर गति होता है और स्पर्म का एक्टिवेशन होता है। तो हम इसको देखते हैं कि स्पर्म का एग की ओर गति कैसे होती है। तो एग में उपस्थित फर्टिलाइजिंग पदार्थ के कारण स्पर्म में प्रेजेंट एंटी फर्टिलाइजिंग आकर्षित होता है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्पर्म कैसे एग की ओर आकर्षित होते हैं। तो एग में क्या उपस्थित होता है, ये जो एग होता है ना, उसमें क्या उपस्थित होता है, फर्टिलाइजिंग पदार्थ उपस्थित होता है। क्वेश्चन आता है कि एग में क्या उपस्थित होता है और स्पर्म में क्या उपस्थित होता है। तो एग में क्या उपस्थित होता है, फर्टिलाइजिंग पदार्थ होता है और स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ होता है ना। तो एंटी का मतलब क्या होता है, उसके विपरीत होता है। तो इसी फर्टिलाइजिंग पदार्थ के कारण ही, है ना, स्पर्म में जो एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ उपस्थित होता है वो आकर्षित होता है। और आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के कारण से ही स्पर्म एग की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो गति किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के कारण से स्पर्म एग की ओर क्या करते हैं, आते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, स्पर्म आता है। अब स्पर्म जैसे ही आता है, ठीक है, तो आने के लिए स्पर्म को क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। तो स्पर्म का एक्टिवेशन कैसे होता है, तो एग के फर्टिलाइजिंग पदार्थ के संपर्क में आने पर जैसे ही स्पर्म इस एग के टचिंग में आता है ना, और इसमें क्या उपस्थित है, फर्टिलाइजिंग पदार्थ। तो जैसे ही वो फर्टिलाइजिंग पदार्थ के संपर्क में आता है तो स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट होता है ना, ये वाला, जैसे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है, ये एक्रोसोमल पार्ट है ना। मतलब ये वाला जो ऊपरी सिरा होता है उसको एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम पार्ट में चेंजेस होने लगते हैं और एक्रोसोम का सेंट्रल पार्ट एक लंबी नली बनाता है। जो एक्रोसोमल पार्ट होता है वो एक नली बना लेता है ना, जिसे एक्रोसोमल फिलामेंट्स कहते हैं। इस समय स्पर्म एक्टिव रहता है। जैसे ही फिलामेंट्स का निर्माण होता है तो स्पर्म क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसी को स्पर्म का एक्टिवेशन बोलते हैं। और जैसे ही ये एक्टिव होता है और जो एग को निषेचित करने के लिए तैयार रहता है, कोई भी चीज़ सक्रिय अवस्था में ही क्या होते हैं, वो अपनी क्रियाओं को करते हैं। तो उसी प्रकार से स्पर्म कैसे एक्टिव होता है, जब वह फर्टिलाइजिंग पदार्थ के संपर्क में आता है तब। और एक्रोसोम में क्या हो जाता है, एक नली बन जाती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोमल फिलामेंट्स। ठीक है, और एग को निषेचित करने के लिए फिर वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं स्पर्म। अब यहाँ पर देखो कैसे क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म एग के पास पहुँचता है। ठीक है, से यहाँ पर तो ये एग है और स्पर्म क्या हुआ, पहुँच गया एग के पास। अब एक्रोसोम लाइसिंग एंजाइम सीक्रेट करता है। मैं बताई थी कि जो यहाँ पर जो हेड पार्ट में एक्रोसोम नामक वो होता है ना, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, तो लाइसिन एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। अब यही जो लाइसिन एंजाइम होते हैं ना, वही एग को क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है उसको भेदने में मदद करते हैं। तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, भेद देता है। कौन, लाइसिन एंजाइम।
तो इस क्रिया को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाता है उसके बाद फर्टिलाइजिंग कोन बनता है। मतलब जैसे कि ये एग है ना, अब यहाँ पर से स्पर्म आया तो स्पर्म जब इसको यहाँ पर को भेदता है, छेद करता है, तो ऐसे करके एक कोन बन जाता है। कोन बन जाता है तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजिंग कोन, है ना। शंकु का निर्माण हो जाता है और जैसे ही शंकु का निर्माण होता है फिर स्पर्म क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है यहाँ पर, और जो उसका पूंछ होता है वो बाहर छूट जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्म का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। अब हम दूसरा देखेंगे एम्फीमिक्सिस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एम्फीमिक्सिस क्या होता है ना। हमने यहाँ तक देख चुका था कि एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या क्या होता है करके, है ना। तो स्पर्म क्या हुए यहाँ तक, स्पर्म जैसे ही इंटर करता है उसके बाद कौन सी क्रिया होती है, एम्फीमिक्सिस की क्रिया होती है। तो जैसे कि ये ओवा है, अब यहाँ पर स्पर्म क्या हुए, इंटर कर चुके हैं और ये क्या है, एग का न्यूक्लियस है और ये ओवा आ चुका है। तो स्पर्म का ओवा में इंटर, स्पर्म प्रवेश कर लिया, दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए, है ना। दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, स्पर्म का ये न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस दोनों क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए। फ्यूज्ड होने के बाद किसका निर्माण हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। तो इसी जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को ही तो क्या बोला जाता है, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो एम्फीमिक्सिस इसी क्रिया को बोलते हैं। जब स्पर्म अंदर आ जाता है तो अंदर आने के बाद जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो इसमें स्पर्म ओवा के अंदर आता है, फिर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाते हैं, है ना, और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाइगोट का जैसे निर्माण होता है तो जो अगुणित सेल होते हैं, क्योंकि ओवा में क्या होता है, अगुणित सेल होते हैं, आधे क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी आधा क्रोमोसोम होता है। दोनों आधे आधे मिलकर यहाँ पर टोटल 46 क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगुणित हो जाता है। तो जाइगोट क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था निषेचन। अब है निषेचन के महत्व। तो महत्व में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि जो ओवा एंड स्पर्म के हिप्लॉइड सेल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा इसको लिख लेना। तो निषेचन का महत्व, तो निषेचन में क्या होता है कि सेल जो है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि एग में मेटाबॉलिक क्रिया में वृद्धि होती है, ठीक है। तो जो एग होता है उसकी मेटाबॉलिज्म क्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब शुरू में तो एग छोटा रहता है, जैसे ही उसमें स्पर्म आकर मिल जाता है तो वो जाइगोट बनता है। जाइगोट से वो गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला ये सब का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं, है ना। तो मेटाबॉलिक क्रिया में क्या होने लगता है, मेटाबॉलिज्म में वृद्धि होने लगती है ना। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि नर मादा न्यूक्लियाई का संयुग्मन होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, संयुग्मन, और संयुग्मन से क्या होता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जब तक किसी में निषेचन नहीं होगा तब तक नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए निषेचन का क्या महत्व है कि नए जीवों की उत्पत्ति होती है। नए मतलब क्या कि अलग अलग क्या करते हैं, उसमें जीव आते हैं और संयुग्मन करके एक नए जीव का विकास करते हैं। अब नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ये उसका तीसरा महत्व हो गया, ठीक है। और जो अक्रिय ओवा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। शुरू में वो क्या रहते हैं, अक्रिय रहते हैं, बाद में वो सक्रिय हो जाते हैं। और पांचवा महत्व है कि जो स्पीसीज़ होते हैं, है ना, जाति, उसकी विशेषताओं को, स्पीसीज की विशेषता को स्थायित्व मिलता है। तो ये थे निषेचन का महत्व।